नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 17 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। दोस्तों वैसे संडे और सैटरडे को एग्जाम नहीं हुआ करते थे, लेकिन इस बार है और फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो चुकी है। इससे पहले हमने जीके जीएस का एनालिसिस वाली वीडियो आप तक पहुंचा चुके हैं। दोस्तों ये है आपका मैथ और रीजनिंग का वीडियो, जो भी ओरिजिनल विथ एक्चुअल डाटा, जो भी एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। बात करें डिफिकल्टी लेवल की, तो डिफिकल्ट तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन पैटर्न बिल्कुल उल्टा है। जैसे आज तक आपने जो टॉपिक से क्वेश्चन देखते आए हैं वो सबको स्किप करके नया नया टॉपिक लाया जा रहा है, जो मैं आपको पहले ही जो अपने तरफ से सजेस्ट करके वीडियो बनाता था मैं मैथ का, वो मैं बता चुका हूं। अगर ईमानदारी से लगे कि हाँ सर आपने ये बताया है तो मुझे कमेंट जरूर कर दें, ठीक है। तो देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। आज सवेरे भी आपने देखा थर्ड शिफ्ट वाला जो कल का मैंने वीडियो पोस्ट किया, वहाँ पे गोले के आयतन में घटी वृद्धि कर रहा था, वहाँ पे आयतन में परिवर्तन पूछ रहा था परसेंटेज में, तो भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि राम रमन नाम भी सेम है, अनुज का वर्तमान आयु का योग 111 वर्ष है। आयु का अनुपात दे रखा था वर्तमान वाली 10, 19 और 8। 10 साल पहले रमन की आयु पूछ रहा था, कुछ भी नहीं है, एकदम इजी प्रश्न है। तो जो अनुपात दिया है वो वर्तमान वाली और वर्तमाने का योग दिया है, तो मैं अनुपात को टोटल जोड़ लेता हूँ। 10 और 19, 29 और 8, 9 8 17, तो मतलब हो गया आपका 37 यूनिट की वैल्यू आपका जो है 111 वर्ष है। तो एक यूनिट की वैल्यू जो है 37, 30 या 90, 7 या 21, 111 मतलब 3 हो जाएगा। काटेंगे ना 3 से तो ये आपका 3 आ जाएगा, है ना। 111 को काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा 37 से, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू आपका आ गया 3। तो राम का क्या हो गया, ये है आपका राम, ये है आपका रमन और लास्ट में कौन है, अनुज लिख लिया, ठीक है। तो राम का 10 तिया के 30 हो गया, रमन का हो गया आपका 19 तिया के 57 हो गया, और उसके बाद लास्ट में बचा अनुज 8 त्रिक के 24 हो गए। लेकिन ये तो वर्तमान उम्र की जो है में मतलब मुख्य वैल्यू आया है, जो ओरिजिनल वैल्यू है। आपको 10 साल की पहले का पूछ रहा है, तो रमन का 10 साल पहले 10 घटा देंगे 57 में से 10, तो आपका जो है आंसर 47 वर्ष हो जाएगा। कुछ भी नहीं किया है, अनुपात को जोड़ के टोटल यूनिट बराबर 111, एक यूनिट का वैल्यू निकाला, करेंट उम्र निकाला, 10 साल पहले 10 घटाया, ठीक है। एक प्रश्न काफी ट्रेंड में है, सब दिन पूछा जाता है। आजकल मूल निकालने से ज्यादा इस पे फोकस किया जा रहा है कि भाई मूल ही दे दिया जा रहा है और आपको समीकरण पूछा जा रहा है, तो आपको आगे और पीछे दोनों चलना आना चाहिए, मैंने सिखाया है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है द्विघात समीकरण का, ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c बराबर 0। अब हम उस दिन बताए थे कि कभी भी ये गलती ना करें कि पहले मूल का योग वाला मान बैठा ले, आप गलत हो जाओगे, मैं बता रहा हूं गलत हो जाओगे, ठीक है। इसीलिए पहले गुणन वाला मान बैठाएं। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है, और दोनों मूल जो दिया है इन दोनों को अगर मैं गुना करूं तो हमारा क्या आएगा, -2 आएगा। इसका मतलब मुझे पता कि c के जगह जो है -2 तो फिक्स हो गया, c के जगह -2 फिक्स हो गया, और a के जगह x² के पीछे में कुछ भी नहीं, 1 फिक्स हो गया, क्योंकि c/a का मान -2 आया है, और -2 को मैं -2/1 लिख सकता हूँ। इसके हर में तो कुछ भी नहीं है, 3 5 होता तो 3x² लिखते, 5 होता नीचे तो 5x² लिखते, लेकिन भाई 1 है तो 1 को लिखो चाहे नहीं लिखो, इसीलिए x² के पीछे में भी कुछ नहीं आएगा और c के जगह पे -2 आ गया। अब हमारा b का अभी डिसाइड करना बाकी है कि इसमें प्लस आएगा कि माइनस आएगा, और b के जगह कितना आएगा और कितना x आएगा, इसीलिए मैंने अभी दोनों साइन लिखा है इसके पीछे, ठीक है। अब मैं योग के सूत्र से चलता हूं, अगर दोनों को मैं जोड़ूं, -1 को और 2 को अगर मैं जोड़ूं तो हमारा 1 आ रहा है, और -b/a होता है आपका मूलों का योग, और -b/a का मान 1 आना चाहिए। तो 1 कब आएगा, खुद ही दिमाग लगाइए, x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। अगर मैं ऐसे लिखूं तब 1 आएगा, अगर मैं x² प्लस x माइनस 2 लिख दिया ना तो -1 आ जाएगा, क्योंकि आपको अगर मूलों का योग इस समीकरण से लिखना है तो आप माइनस लिखेंगे पहले, फिर b का वैल्यू लिखेंगे, तो b का वैल्यू कितना है, -1 है। अब कोई बच्चा ये भी नहीं समझ रहा होगा यार कि b किसको बोल रहा है, इसमें तो b कहीं दिख नहीं रहा है। तो भैया ये स्टैंडर्ड फॉर्म को एक बार देखिए, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म के जो x² के पीछे गुणज होता है उसे b कहते हैं, जो x² के पीछे गुणज होता है इसे a कहते हैं, और c के पीछे कोई गुणज नहीं होता उसे कांस्टेंट टर्म कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात कर रहा हूं कि -x के पीछे कितना है, तो 1 है, तो -1 तो माइनस प्लस 1/1 है ना, b/a, तो x² के पीछे कुछ नहीं तो 1 है, तो तब ना 1 आएगा, इसीलिए -x होगा। तो ये आपका समीकरण हो जाएगा x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न आया है, किसी घन की आयतन
512 घन मीटर है तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। सब दिन के भांति आज भी पूरी जो है विश्लेषण करेंगे हम, जो भी त्रिकोण में मतलब मेंसुरेशन का फंक्शन आएगा, है ना। घन इस प्रकार का होता है, सभी भुजा बराबर होते हैं इसके, ठीक है। उसके बाद घन का आयतन की बात कर लेते हैं तो भुजा क्यू होता है। संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का बात कर लेते हैं तो हमारा 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। इतना ही है और कुछ नहीं। हाँ, विकर्ण की बात कर लेते हैं तो √3 गुने ए होता है। तो ये सब होता है आपका घन का गुण, प्रॉपर्टीज। अब हम बात कर लेते हैं इस हिसाब को बनाने के ऊपर, ठीक है। तो इस हिसाब को बनाने के लिए आपको जो है भी का मान कितना दिया है, भी का मान दिया आपको 512। तो ए क्यू का वैल्यू हो गया, क्योंकि भी बराबर ए क्यू 512। तो ये 8 का क्यू होता है जी 8 8 64 8 512। तो ए का वैल्यू निकल गया 8। अब आपको निकलना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 6 गुने ए स्क्वायर। तो ए का वैल्यू 8 है तो 2 बार 8 से गुना कर देंगे। 8 8 64 छक्के कितना होता है 64 को और 6 को गुना कर लेंगे तो 6 7 छक्के 6 36 360 और 6 छक्के 24 तो 384 आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। इसका क्वेश्चन का जो है 384 ऑप्शन में दिया रहेगा और यही राइट आंसर करके आना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न पूछा गया था आज बहुलक से। देखिए 2-3 दिनों से ट्रेंड में था कि इस सूत्र पे पूछा जा रहा था कि बहुलक बराबर है ना 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। लेकिन आज आंकड़ा वाला पूछा गया था और हलवा कर दिया, इसमें तो कोई दिमाग नहीं लगाना है। सबसे ज्यादा बार रिपीटेशन किसकी है तो 2 जो है आपका 3 बार दिख रहा है तो 2 हो गया आपका बहुलक, 2 हो गया आपका बहुलक। इसके बाद आपकी जो है माध्य अगर पूछा जाता इसी आंकड़े में तो क्या करते, सभी को जोड़ लेते। 2 1 3 6 9 8 14 9 8 17 2 19 2 21 5 26 8 से 34 4 38। माध्य अगर पूछता तो 38 1 2 3 4 5 6 7 8 9 38/9 हमारा माध्य हो जाता। अगर माध्यिका पूछ दे तब थोड़ी सी लफड़ा है ना। पहले आप इसे आरोही या अवरोही क्रम में सजा लोगे तो 1 2 2 2 3 बार हो गया। अब 1 2 का काम हो गया। अब कौन है इससे छोटा 4, इससे बड़ा कौन है 5, फिर है क्या 6 और 2 बार है 8। अब आप माध्यिका निकाल सकते हैं, कितने अंक है 4 4 8 1 9। तो हमारा माध्यिका डायरेक्ट 4 हो जाएगा आंसर, ठीक है। आई होप आपको माध्यिका बहुलक सूत्र से और आंकड़े से दोनों से क्लियर हो गया है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, देखिए ये मैं थंबनेल पे आपको मिल जाएगा मेरे किसी वीडियो में, देख लीजिएगा, थंबनेल पे ही मिलेगा, देखने की भी जरूरत नहीं है, हूबहू छप गए एग्जाम में, है ना। तो ये फायदा हो जाता है आपको। एक प्रश्न पूछा गया था कि x - 1/x का वैल्यू 5 है तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का वैल्यू आपसे पूछा गया था। तो इसका क्या है तरीके तो मुझे दिख रहे हैं कि सीधे सीधे मैं इसको एक बार स्क्वायर करूंगा, 25 + 2 कर लूंगा 27 और 27 का मैं फिर स्क्वायर करूंगा और 2 घटा दूंगा। जो भी आंसर आएगा यही मेरा राइट आंसर होगा। अब ये होता कैसे है, मैंने आपको बताया है कि जब x + 1/x का वैल्यू a रहे और x² + 1/x² की मान निकालना हो तो क्या करते हैं a² - 2 करता है। ये कहाँ से आता है भाई, कहीं विदेश से नहीं आता है, दोनों साइड वर्ग करने से आता है। x² a² + b² 1/x² प्लस 2a भी करेंगे तो 2 गुने x गुने 1/x होगा तो x कट जाएगा तो 2 बचेगा। उस साइड कर लेंगे तो a² बचेगा तो यही 2 उधर जाके घर जाता है तो a² - 2 हो जाता है। तो ये तो इस वाले के लिए है, लेकिन यहाँ पे माइनस में आपको दिया है, ध्यान रखना है। तो एक बार मैं वर्ग करके दिखाता हूँ, जो मैं किया वही आएगा, ठीक है। अब मैं दोनों साइड अगर वर्ग कर लूँ, स्क्वायर भैया जो अंग्रेजी में पढ़ते हो स्क्वायर वर्ग का मतलब, ठीक है। दोनों साइड वर्ग करने पर क्या होता है a² + b² माइनस वाले में भी प्लस होता है और माइनस हो जाता है 2 गुने x गुने 1/x बराबर इस साइड भी वर्ग करना पड़ेगा तो कितने हो गए 25। x से x कट गया, यही -2 उधर जाके ऐड हो जाएगा, है ना। तो x² + 1/x² का वैल्यू हमारा आ गया 27। अब उसी फॉर्म में आ गया जी, जब x + 1/x का वैल्यू कुछ होता था a² - 2 करते थे, क्योंकि मैं स्क्वायर रिक्वायर्ड होता था, एक बार के हो जाता था। यहाँ पर भी हम स्क्वायर वाले फॉर्म को अगर स्क्वायर करूं तो 4 वाला फॉर्म प्राप्त होगी, मतलब सेम नियम लगेगी। तो 27 का स्क्वायर - 2 आपका आंसर हो जाएगा। करके देख लीजिए, ठीक है। अभी कंफ्यूजन है तो x² + 1/x² का वैल्यू आपका 27 आया है। दोनों तरफ फिर से वर्ग कर दीजिए। सबसे पहली बात, ऐसे अलजेब्रा में आपको पहुंचना कहाँ है, हमें 4 पावर तक पहुंचना है तो वो क्रिया करेंगे, ठीक है। 3 पावर तक जाना होता तो मैं
ठीक है, गुना करता है स्क्वायर वाले के एक सिंपल पावर के साथ, एक पावर वाले और दो पावर के साथ, तो 3 पावर हो जाता है। तो मुझे पहुंचना कहाँ है, डेस्टिनेशन कहाँ है, वो मुझे देखना है। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक बार स्क्वायर करेंगे तो 4 पावर तक पहुंच जाएंगे। अब स्क्वायर करेंगे तो एक्स के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर गुने 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से कट जाएगा। 27 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 49 के 9 हाथ में 4, दूधना 4 7 28 और 4 32 के 2 हाथ में 3, दूधना 4 3 7, है ना। यही होता है ना, 729 से होता है ना। तो आपका जो है 729 में से 2 जाएगा तो 727 आपका आंसर हो जाएगा। 727 आंसर, यही 2 जाके घट जाएगा भाई इधर, क्योंकि ये प्लस में है ना, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इतना ही का मान चाहिए ना आपको, तो 729 में से 2 घटेगा तो 727 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। चलते हैं आगे, अगला एक प्रश्न है हमारा। यहाँ पे एक प्रश्न कुछ इस प्रकार के देखने को मिले, आपको थंबनेल पे ये प्रश्न भी मिलेगा जी, देख लीजिएगा। ठीक है, एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर ये प्रश्न, लेकिन वहाँ पे बेस अंक 3 था, यहाँ पे 5 है, तो अंक थोड़ी ना एग्जैक्ट हो जाएगा। पैटर्न सही है तो मतलब काम आया हमारा कुछ बताना आपको, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 के पावर में x प्लस वाई है, और मैंने बताया है कि पावर में जब कोई मान रहे वो भी वेरिएबल, तो आपको नीचे बेस सेम करना है। मुझे इस साइड 5 की बेस लानी है, तो 5 की बेस लाने के लिए मुझे दिख रहा है कि ये 5 का पावर 5 है, 3125 है ना। 5 25 पंचे 700 पंचे 625 पंचे 3125, ऐसा ही होता है ना। तो आपको जो है यहाँ से बेस कट जाएगा, तो एगो समीकरण क्या निकला भाई, x प्लस वाई बराबर 5 निकल गया। ठीक है, अब इस मोहतरमा को करते हैं, तो आपको देख लीजिए 5 के पावर x माइनस वाई है, और इधर 5 का पावर मेरा 3 हो जाएगा, फिर से बेस कट गया, तो x माइनस वाई बराबर आपका 3 आ जाएगा। और अगर एक बात आपको याद हो कि भाई इस तरीके का समीकरण जब भी 2 बन जाए तो आपको सॉल्व नहीं करना है। एक तो ये तरीके हैं, इसको जो है आप जो है गुना करिए, घटाइए, जोड़िए, इससे है। लेकिन एक मैं बताया था कि जब x प्लस वाई या x माइनस वाई, इन दोनों के पीछे कोई भी गुणज नहीं हो, आप देख लीजिए दोनों खाली है, कोई गुणज नहीं। x के पीछे कोई गुणज है, ये 2 है, 2 3 है, कुछ नहीं है। y के पीछे भी नहीं है, और एगो प्लस में एगो माइनस में हो तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बड़का का मान 5 3 8/2 मतलब 4, और छोटका का मान दोनों को 2 को घटा के 2 से भागता, 5 में से 3 गया तो 2, और 2 में से 2 को भाग दिया तो हमारा बच गया 1। तो ये दोनों का मान हमारा निकल गया है। x का वैल्यू 4 निकला है, y का वैल्यू 1 निकला है। अब आप कहिएगा बड़का x से कैसे होगा, तो आपको सेल्फ दिमाग लगाना है भैया कि इसमें से देख लीजिए x में से कुछ घट रहा है, फिर भी कुछ रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो खैर छोटी आंकड़ा है, आप आंख से ही देख रहे हैं कि क्या क्या रखेंगे कि फुलफिल हो जाएगा। जहां बड़ा आंकड़ा रहेगा वहां पे अप्लाई करना है, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे आपका किसका वैल्यू पूछा है, y का, तो y का वैल्यू 1 आएगा। ये तो हो गई बनाने वाली बात। अगर दूसरी बात, ऑप्शन अगर मेरे पास होता और मैं आपके जगह एग्जाम दे रहा होता, तो मैं इसमें ऑप्शन पुट करके देखता कि कितना से भाई 5 कैसे हो जा रहा है। x प्लस वाई का वैल्यू 5 हो गया, इसे बनाने की जरूरत नहीं थी। x माइनस वाई बराबर 3 हो गया, और 5 और 3 में मैं करके मन में ही करके देखता, इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, पेन फ्री है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न आया था आपका कि इस प्रकार से रीजनिंग आया था। ठीक है, 28 का है 2, 128 का है 4, तो 65 के कितने होंगे। अब जैसा कि देख रहा हूं कि 2 से 1 3, 3 का क्यू कितने 3 होती है 27 और 1 28। तो अगर ये 2 है तो ये 3 का क्यू कर दे रहा है और 1 जोड़ दे रहा है। अगर ये 4 है तो 5 का क्यू कर दे रहा है और 1 जोड़ दे रहा है, यही कर रहा है ना। 5 का क्यू करके 2 जोड़ दे रहा है, 5 25 पंचे 700 और 3 जोड़ दे रहा है। मतलब जो अंक है उससे 1 कम जोड़ रहा है। देख लीजिए यहाँ पे 2 है तो 1 जोड़ा, 4 है तो 3 जोड़ा, है ना। अब आप किसका क्यू करेंगे यहाँ पे, तो ये किसके क्यू के नजदीक में है, तो ये है आपके 4 के क्यू के नजदीक में है। क्या ये 4 चौका 16 चौका 64, ये आपके 4 के क्यू के नजदीक में है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 3 रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात 3 अगर मैं रख लूं तो 3 से अगला का क्यू करते हैं ये, तो 3 से अगला का क्यू कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 चौका 64 और 1। यहाँ पर कुछ मिस प्रिंट है, ठीक है, ये 126 कर लीजिएगा। वही लॉजिक है, 1 1 जोड़ रहा है क्यू करके। ठीक है, तो यहाँ पे 64 और 1 65 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है भैया, ये देख लीजिए 2 है तो 3 का क्यू कर रहा है और 1 जोड़ दे रहा है। 4 है 5 का क्यू करेगा 1 जोड़ेगा। यहाँ पे 65 है, मतलब हमारा यहाँ अंक 3 होना चाहिए, इसीलिए मैं 4 का क्यू करके 1 जोड़ूंगा। ठीक है, रीजनिंग का सवाल है ये। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था यहाँ एकदम लल्लू सा,
भाई ये दिया गया था 25 अनुपात y समानुपात y अनुपात 16 और y की धनात्मक वैल्यू पूछ रहा था, ठीक है। तो भाई यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि समानुपात में क्या होता है, 25/y बराबर y बटा 16 होगा, तो y स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा, √25 गुने 16, 25 गुने 16, तो 5 गुने 4 बाहर निकलेगा तो 20 हो जाएगा y का वैल्यू, ठीक है। y का वैल्यू जो है आपका y बराबर √100 होगा तो 20 हो जाएगा आपका y का वैल्यू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था इतना छोटा सा, छोटू राम। और इसके जो बच्चे बिल्कुल नए हैं भाई, समझ में नहीं आ रहा है, तो ये समानुपात जब 4 टर्म में लिखे होते हैं तो पहला बटा दूसरा a/b करते हैं तो 25/y बराबर b बट्टा मतलब c बट्टा d करते हैं तो y बट्टा 16। अब जब भी बराबर आ जाते हैं पूरे मैथ में, पूरे जो भी संक्रिया है, तो आप जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो y से y को गुना किया तो y स्क्वायर बराबर 25 गुने 16, इसीलिए y बराबर √125 गुने 16 हुआ था और यही हमारा आंसर था। एक प्रश्न आया था 1 + tan थीटा बट्टा 1 + cot थीटा का रूट अंडर, इसको आपको सिंप्लीफाइड करना था। अब आप क्या करेंगे, कर लेंगे, है ना, 1 + sin थीटा बट्टा कॉस हो जाता है tan और 1 + cos बाय साइन हो जाता है ना। अगर मैं इसे फिर से एलसीएम ले लूं अंदर में तो क्या हो जाएगा, कॉस हमारा एलसीएम हो जाएगा ऊपर वाले का और कॉस प्लस साइन हो जाएगा ऊपर में, ठीक है। और नीचे में जो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एलसीएम हो जाएगा और ऊपर में क्या हो जाएगा, साइन प्लस कॉस हो जाएगा हमारा ऊपर में। अब इसी रूट के अंदर अगर मैं इसको गुना करूं, क्योंकि ये भाग में है, तो साइन ऊपर जाएगा और साइन प्लस कॉस नीचे आएगा, तो साइन प्लस कॉस आपका कट जाएगा, ठीक है। तो नीचे में क्या बचेगा, कॉस, और ऊपर में ये साइन चला जाएगा, तो साइन बट्टा कॉस क्या होता है, tan, तो ये √tan थीटा ही लिखा है, ठीक है, √tan थीटा लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। तो आपको सिंप्लीफाइड करना था, इसी क्वेश्चन के लिए यही राइट आंसर करके आना था। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था आपका कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए यदि त्रिज्या 7 सेमी और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है। तो अब बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन में सब दिन प्रॉपर्टीज, आज भी प्रॉपर्टीज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आपको सीखना है। ये r है, बेलन की आयतन होता है πr²h, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जब भी बोला जाता है तो आपका होता है 2πrh, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर पूछा जाता है तो 2πrh तो होता ही है, साथ ही 2 बार सर्किल का क्षेत्रफल जुड़ता है, इसलिए क्योंकि इसका दोनों मुंह जो है वृत्ताकार होता है। ये तो हो गई सूत्र की बात। यहाँ पे दिया गया है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए, त्रिज्या डायरेक्ट निकालना है, तो 2 गुने 22/7, 2π, r का वैल्यू कितना है 7 और h का वैल्यू कितना है 3.5 मतलब 7/2, 7 से 7 काट दिया जी, 2 से 2 भी काट दिया, 22 सत्ते के 7 दुना के 40, 154 हो जाएगा। 154 इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। और क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल तो वर्ग मीटर में होगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न एक आया था और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, ठीक है। जो अब बच्चा समरूपता नहीं जानता है कतई नहीं बना सकता है इस प्रश्न को, एग्जाम में आया है, इससे पहले भी समरूपता एक दिन पूछा गया था लेकिन क्षेत्रफल के रिगार्ड में कि क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा। आज यहाँ पे आपसे 4 ऑप्शन दिया गया था भुजा के रिगार्ड में और पूछ रहा था कि कौन सा सही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र कर लेता हूँ। समरूपता जानने के लिए सबसे पहले आपको समानांतर जो रेखा होती है उसकी गुण जानना पड़ता है। मैं एक दिन और बताया था, आज भी बता रहा हूं। अगर मान लीजिए AB और CD 2 समांतर रेखा है जिसको EF एक छेदक रेखा काट रही है, तो CD लाइन के ऊपर अगर इस साइड में एक कोण है तो इसी साइड में AB लाइन के ऊपर भी एक कोण होगा। आई होप आप समझ रहे हैं। इसके बाद आप CD लाइन को ध्यान से देखिए तो पूरी लाइन पे 180 डिग्री का कोण होता है, तो ये 180 - 1 रखना उचित नहीं होगा, थीटा रख लेते हैं, तो ये 180 - थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार लाइन के ऊपर 180 - थीटा इस साइड, तो इधर भी 180 - थीटा। ये सब प्रक्रिया है। अब लाइन पे मिला 180 हो गया और जो तिर्यक कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है ना। तो इस प्रकार से समांतर की थोड़ी सी आपकी गुण चाहिए आपको समरूपता पढ़ने के लिए। तो बोल रहे हैं त्रिभुज ABC में ED समानांतर, ये समानांतर के साइन होते हैं इस प्रकार का, और यहाँ बोल रहा है कि ED समानांतर है CB के, तो CB के है ED मतलब E इस साइड है और आपका जो है ED समांतर CB, तो इधर B है, ठीक है, मतलब D है, ठीक है। ये समांतर है। अब समानांतर हो गए तो 2 त्रिभुज बन गए, दोनों समरूप होंगे। कैसे, अगर ये कोण थीटा है तो ये भी छोटका त्रिभुज में कोण थीटा होगा, अगर ये कोण अल्फा है तो छोटका त्रिभुज में ये भी कोण अल्फा होगा, और कोण A दोनों में कॉमन है, तो हो गया तीनों कोण एक जैसा, तो समरूप हो गए। समरूप कहने का मतलब है कि एग्जैक्ट त्रिभुज की जो भुजा है बराबर नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन कोण कम से कम बराबर होनी चाहिए, कम से कम 2 भुजा एक कोण बराबर होनी चाहिए, चाहे मतलब अनुपात कोई भी हो। मान लीजिए कि एक त्रिभुज ऐसा है कि इसमें जो है आपका 5 है, 4 है और 3 है, मान लीजिए एट रैंडम, ठीक है।
ये ऐसा है। और एक हो गया 10, एगो हो गया 8, एगो हो गया 6, तो यो समरूप होगा भैया, अनुपात में है ना लेकिन होगा, ठीक है। इस प्रकार से तो आप ये समरूप सीख लिए है ना। तो मैंने बताया कि भाई ये कोण जितनी, यहाँ देखिए एक लाइन मार रहा हूं तो ये कोण इसके बराबर, 2 लाइन वाली कोण ये 2 लाइन वाली के बराबर, और ये कोण कॉमन। अब मैं कहाँ बात कर रहा हूँ, जो बिल्कुल नए हैं, त्रिभुज ABC, एक बड़ा त्रिभुज को देखिए और एक वो त्रिभुज छोटको बनेगा, कौन सा, ए, और इसका नाम क्या था भाई, बी के सामने क्या है, बी के सामने आपका डी, ADE, एक छोटकू त्रिभुज कौन सा बनेगा, ADE। तो इसमें बोल रहा था कि क्या सही है, तो क्या सही अपने मन से डिसाइड नहीं करते कि कोई भी भुजा किसी के अनुपात में रख देते हैं। अब देखते हैं कि बड़का त्रिभुज में कोण बी के सामने मान ले लीजिए, तो बी के सामने कौन सा भुजा है, AC, ठीक है। तो बी का सामना है AC, इस कोण के सामने देखिए ये वाली भुजा है ना भाई, ये वाली, तो AC बड़का त्रिभुज में। तो छोटका त्रिभुज में इसी जो सिमिलर कोण है ना, इसके सामने क्या होगा, AE, तो AC बट्टा AE बराबर हो सकता है आपका, मैं C कोण ले रहा हूँ फिर से A में, तो C में हो जाएगा AB, है ना, बड़का त्रिभुज में। और छोटका त्रिभुज में ये वाला कोण के सामने आपका हो जाएगा AD, ये बराबर हो सकता है बराबर आपका कोण A के सामने ले सकते हैं बड़का त्रिभुज में BC, और कोण A के सामने छोटका त्रिभुज में DE। तो ये जो है रिलेशन, ये सही रिलेशन है, ठीक है। समरूपता की आपको पहचानने के लिए बोला गया था, खाली कोई बनाना नहीं था, ठीक है। जिसको आता है वही करके आएगा, नहीं तो कोई भी AB बट्टा BC, AC बट्टा AD ऐसा कर देंगे अपने मन से, तो ऐसा नहीं चलता है। गणित अपने मन से नहीं चलती, गणित गणित के हिसाब से चलती है, ठीक है। तो आपको समरूपता का गुण आना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समरूपता यहाँ से कुछ क्लियर हुआ होगा। एक प्रश्न यहाँ पे आया था दोस्तों कि यहाँ पे ये भी मैं सिखाया हूँ कि जब x के पावर n रहता है और x के पावर m रहता है तो पावर घट जाता है, और इसको मैं सिद्ध भी किया था, अगर याद हो तो, n माइनस m हो जाता है। इसको मैं कैसे सिद्ध किया था, देखिए, 2 के पावर 4 और 2 के पावर 2, मैंने कहा कि 2 के पावर 4 में से 2 के पावर 2 घट जाएगा तो 2 के पावर 2 बचेगा, जिसका रिजल्ट जो है 4 आता है। अब पहले ही मैं इसे छोटा है तो मैं करके देख लेता हूँ कि रिजल्ट 4 आता है कि नहीं। 2 के पावर 4 कितना होता है, 16, और 2 के पावर 2 कितना होता है, 4, काटिए कितना आ गया, 4 आया, 2 के पावर 2 या फिर 4, दोनों बराबर है, तो इसी से बना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर करना था कि 9 के पावर आपको दे रखा है 3.5, और नीचे भी बेस सेम है तो पावर घट जाएगा, तो 9 के पावर 2 घट जाएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 9 के पावर हमारा 1.5 बचेगा, 3.5 में से 2 को जाएगा तो 1.5 को बचेगा। अब 9 को 1.5 में कैसे करें, तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं आप, इसका पावर जो है 3/2 कर सकते हैं, 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं ना, 2 से 2 कट जाएगा, है ना, 2 से जो है 2 आपका कट जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, आपका कितना बचेगा भाई, 3 के पावर 3 बचेगा, 3 के पावर 3 बच जाएगा, तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, 27 हमारा आंसर हो जाएगा। ये कहाँ से आता है, x के पावर m बट्टा x के पावर n, तो ये दोनों गुना हो जाता है, ठीक है, ये दोनों गुना हो जाता है, x के पावर mn हो जाता है। यहाँ पर ये क्या था कि 9 के पावर 9 नहीं था जब छोटा किए थे, तो 3 का स्क्वायर था और इसका पावर था 1/2, तो ये दोनों गुना हो गए, तो 2 से 1/2 नहीं कट जाएगा, 3/2 था, माफ कीजिएगा, तो 3 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 27 हो गया था, यही बताया है ना दोस्तों। जो भी प्रश्न प्राप्त हुए विथ एक्स्ट्रा फैक्ट हम अपने हिसाब से बेस्ट देने की प्रयास किए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट के GK GS वाली वीडियो एनालिसिस के साथ।